और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां चिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गों का पुलिस से एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात रोहड़े के UER हाईवे पर पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 गुर्गों के आने की खुफिया जानकारी मिली थी। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बाइक से जा रहे बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से दोनों बच गए। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है। पिछले दिनों ही दोनों ने एक शख्स की हत्या की थी। 2 दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसमें गोलियां चलाई गई थी और एक व्यक्ति जो हरीश थे उनकी मृत्यु हुई थी। उसमें जो एक्यूज थे हम उनकी तलाश कर रहे थे, तो अपनी सर्विलेंस के हिसाब से हम देख रहे थे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसने हत्याकांड को अंजाम दिया है, कौन लोग हैं। तो हमें पता चला कि 2 लोग, एक राहुल और एक विशाल करके हैं, 2 गैंगस्टर, वो दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने आने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम ने जो है ट्रैप लगा रखा था और जैसे ही वो एरिया में आए हमारे, तो हमारी टीम ने उन्हें चैलेंज किया और रुकने को कहा। रुकने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय वो जो है हम पे फायरिंग करने लगे और हमारे 2 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अजय और प्रवीण, उनको जो है उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पे उनको गोली भी लगी है। फिर भी हमने जो है मिनिमम रिस्ट्रेंट करते हुए, मिनिमम फोर्स का प्रयोग करते हुए जो है हमने पैरों की तरफ गोलियां चलाई। जो गोली उनके पैर में लगी, 2 गैंगस्टर्स के, 2 गुंडों के पैरों में गोलियां लगी और वो जो है हम उनको काबू पाने में सफल हुए और हमने उन्हें काबू पा लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ियों के कार और बाइक की टक्कर के बाद बड़ा हंगामा होगा। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी तोड़ दिया। पुलिस ने हंगामा और मारपीट के आरोप में एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। सड़क पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़। बीच सड़क पर हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ हो रही है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन या तो वो बीच बचाव कर रहे हैं या फिर मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की हैं, जहां इन दिनों सावन के महीने में कांवड़ियों का हुजूम पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को रात करीब 8:30 बजे हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़ियों की ऑल्टो कार से एक अन्य कांवड़िए की हल्की टक्कर हो गई, जिससे उसकी कांवड़ खंडित हो गई। जैसे ही कांवड़ खंडित होने के बाद आसपास से गुजर रहे दूसरे कांवड़ियों को पता लगी, सबने कार को रोककर चालक की पिटाई शुरू कर दी। ड्राइवर की पिटाई के साथ ही कुछ लोगों ने कार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी और डंडे से कार के शीशे तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, कार की छत पर चढ़कर उस पर उछल कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह है कि हंगामे की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो ये सब रोकने की बजाय बस घटना का वीडियो बनाती रही। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऑल्टो कार में सवार शख्स भी कांवड़िया ही है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कांवड़िये से उसकी कार टकरा गई और ये बवाल हो गया। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मौके से एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है और अब इस घटना के वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ लेकर पहुंच रहे सभी शिव भक्तों से अपील की है कि कांवड़ मेला एक पवित्र पर्व है। सभी भक्ति भाव से यहां आएं और शिव की नगरी से जल लेकर अपने अपने घरों को लौटें। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उत्तराखंड पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी विधायकों के साथ तीनों सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही वाराणसी में साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के अपमान पर पप्पू यादव के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। साधु संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि पप्पू यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस बीच बीजेपी सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा भी कर सकती है। संसद भवन में सांसद पप्पू यादव का भगवा चोला पहनकर चढ़ावा चोरी का ड्रामा करना अब उनको काफी भारी पड़ने वाला है। संसद भवन में सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेश में जिस तरह सनातन का अपमान किया, भगवे का अपमान किया, इसके खिलाफ देश भर के साधु संतों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, इस सियासी ड्रामे में राहुल गांधी और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी फंस गए हैं। इन तीनों के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज, ग्वालियर, नागपुर और जम्मू में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता और साधु संत सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, इनके खिलाफ अब शहर शहर केस भी दर्ज होने लगे। दिल्ली में जहां बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं काशी में गुस्साए साधु संतों ने भी पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं वाराणसी में भी साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। देखिए, आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। सनातन और भगवान राम के अपमान पर अयोध्या के संतों में भारी गुस्सा है। रविवार को सैकड़ों संतों ने बैठक की, जिसमें पप्पू यादव के सनातन विरोधी ड्रामेबाजी पर संतों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर पप्पू यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। जिस तरह भगवान श्री राम लला का घोर अपमान किया है अवधेश पासी, राहुल गांधी और पप्पू यादव ने, अखिलेश यादव ने, वो अक्षम्य है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त करें
और भारत की जनता ऐसे लोगों को चुनकर न भेजे जो सनातन के मान बिंदुओं का लगातार अपमान करते हैं और अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करते हैं। ऐसे वामपंथी चुनकर नहीं जाने चाहिए। सर्वोच्च सदन की एक मान्यता है, एक गरिमा है, उस गरिमा के विपरीत उस परिसर में ऐसा कृत्य हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, FIR दर्ज। सनातन के अपमान पर अब पप्पू यादव के खिलाफ बीएचपी भी सड़कों पर उतर आई है। रविवार को सैकड़ों की संख्या में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। वहीं जम्मू में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने सनातन और भगवान राम का अपमान करने पर पप्पू यादव की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, आहत है। तथाकथित जननेता इस प्रकार से साधु संतों का, इस प्रकार से सनातन का, प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे, ये कल्पना से बाहर की बात है। साधु संतों का सम्मान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उस साधु वेश का ऐसा अपमान कैसे सह सकता है हिंदू समाज? क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थता के चलते इस प्रकार का भोंडा नाटक और भोंडा प्रदर्शन नहीं करें। वहीं प्रयागराज में हिंदू संगठन सनातन के अपमान पर सड़कों पर है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पप्पू यादव के पुतले को जूतों चप्पलों से पीट रहे हैं। पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी उस ड्रामा में शामिल होते हैं और हिंदू समाज का घोर अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, वहां पूज्य संतों का नहीं बल्कि भगवान राम का भी घोर अपमान किया था। जिस तरह से राम जी की तस्वीर को और अवधेश जो वहां का सांसद है उसके पैरों में रखना और साधु होते हुए उनके पैर छूना, एक अनेक प्रकार के इन्होंने अपराध किए। जैसे आतंकवादी वो भटके हुए थे, ये भी आतंकवादी एक तरह से सनातन द्रोही आतंकवाद है, जिससे इनको वापस आना पड़ेगा। घर वापसी कर लें, माफी मांग लें, अच्छी बात है, अन्यथा तो परिणाम भी हिंदू समाज दिखाएगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब ये अपराधी वृत्ति को छोड़िए, अब आप सांसद बन गए, संसदीय भाषा, संसदीय मर्यादा का पालन करिए, अन्यथा समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। देख सकते हैं ये कहां से सनातनी है। सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे ब्राह्मणों को और सनातन के पुजारियों को और सनातन के स्वामियों को बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे दुख है इस बात का कि ऐसा हादसा हुआ था राम मंदिर में, लेकिन उसके अंदर कोई पुजारी शामिल नहीं था और उसके अंदर कोई संत शामिल नहीं था। ये बहुत ही अपमान का विषय। को गिरफ्तार भी करवाएंगे और उसको सांसद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी सनातन के अपमान के मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो बीजेपी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पप्पू यादव से सनातन का अपमान कराया है। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष। आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा, लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के। तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है और उनको प्रोत्साहन उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे रहे थे। ये दुखद है और मैं समझता हूं कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना आचरण से कम से कम संसद भवन ऐसे स्थान पर तो जो माननीय सांसद हैं वो बचेंगे। इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए वो सार्वजनिक उनको क्षमा मांगे। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया है, उन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
संसद में सनातन के अपमान पर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बचाने में जुट गए हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बीजेपी चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुकी है। शुक्रवार को संसद के मकर द्वार पर पप्पू यादव और कांग्रेस सांसदों ने जिस तरह सनातन का अपमान किया, कुछ उसी तरह हैदराबाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी सनातन का अपमान किया। यहाँ भी एक शख्स को भगवा वेश में बिठाकर चढ़ावा चोरी करते हुए दिखाया गया। जाहिर है कांग्रेस भी चढ़ावा चोरी को तूल देकर हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश में लगी है। लेकिन जिस तरह सनातन के अपमान पर कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस का ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। और अब खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग से हड़कंप मच गया। मामला गुरु गोविंद सिंह नगर इलाके का है, जहां परिवार के साथ जा रही महिला से बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। इसमें स्कूटी पर सवार 2 बदमाश आते हैं और सड़क पर पैदल जा रहे परिवार को रोककर उसे धारदार हथियार का डर दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि इस दौरान महिला ने बदमाश का हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन हथियार दिखाकर बदमाश मौके से ही फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की अब तलाश में जुट गई है। और खबर बिहार के नालंदा से है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। नालंदा के महमदपुर इलाके में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर 4 हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक के साथ लूट की। बदमाशों ने हथियार दिखाकर सीएसपी संचालक को धमकाया और 20,000 रुपए कैश और 1 लैपटॉप लूटकर मौके से फरार हो गए। इस सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश हाथ में ये देसी तमंचा लिए सामने मौजूद बैंक कर्मचारी को दिखाते हैं और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले की जांच शुरू की है। लेकिन सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़ ये लूट की गई है और जो मौके पर मौजूद था कर्मचारी, उसको हथियार दिखाया गया। उसके बाद ये दोनों लुटेरे पहुंचते हैं और मौके से कैश लेकर फरार हो जाते हैं। और अगली बड़ी खबर भी बिहार से है, जहां के हाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ योगी स्टाइल में एक्शन देखने को मिला। हाजीपुर में दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी जगदीश राय के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान बिहार पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के घर के दरवाजों और खिड़कियों को भी उखाड़ दिया गया। 12 जुलाई को जमीन विवाद में आर्मी जवान जितेंद्र राय और उनके पिता मुरारी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी जगदीश राय का हाफ एनकाउंटर किया था। और इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, और जिसकी तस्वीरें हाजीपुर से सामने आई हैं। जो मुख्य आरोपी थे जगदीश राय, वो पुलिस मुठभेड़ में जो है घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिर फर्दर अनुसंधान में जो है अब तक इसमें जो है इस कांड में लगभग 5 आरोपी और जो है उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अभी 5 आरोपी जो है फरार चल रहे हैं इस कांड में। इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय से महज जो है 19 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती प्राप्त किया गया है और आज जो है विधिवत जो है कुर्की जब्ती इसमें दिया जा रहा है। और बड़ी खबर पेपर लीक की सुनवाई के लिए दिल्ली में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज को बदल दिया गया है। स्पेशल जज अनु ग्रोवर बालिगा की जगह अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में जज अजय गुप्ता होंगे, जो पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 जजों के बड़े स्तर पर ट्रांसफर और नई नियुक्तियां की हैं। इनमें से 13 जजों को राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट में नियुक्त किया गया है। ये जज यूएपीए, एनआईए एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और मकोका जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करेंगे। पेपर लीक से जुड़े मामले के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जिसमें अब जज अजय गुप्ता पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।
वहीं बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका 19 साल बाद बंगाल लौटी हैं। इस मौके पर कल कोलकाता में उनका स्वागत भी किया गया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने खुद तस्लीमा को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब बंगाल में कोई भी मजहब के नाम पर किसी को डरा नहीं सकता है। बंगाल में हर किसी को बोलने की आजादी है। बंगाल में नई सरकार आते ही अब पूरा सिस्टम बदल रहा है। নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত। এখানে কোনো ভাবে ধমক চমক দেখে নেব, আটকে দেব, এসব জিনিস অতীত হয়ে গেছে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। শুধু মুখের পরিবর্তন হয়নি, ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। इसी कार्यक्रम के दौरान तस्लीमा नसरीन ने जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी कवि जॉय गोस्वामी को स्टेज पर बुलाया तो हॉल में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। हंगामा होने लगा। तस्लीमा को अपनी स्पीच रोकनी पड़ी। विरोध को देखते हुए कवि जॉय गोस्वामी को वापस अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ा, जिसके बाद लोग शांत हुए और तस्लीमा ने अपनी स्पीच भी पूरी कर दी। দিদি যেখানে বলেছেন কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না। বসুন আপনারা, দিদি যখন বলেছেন কোনো কথা হবে না, ঠিক। और देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून फुल स्पीड में है तो वहीं पर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालत बेहद खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश जारी है तो पिछले 2 दिनों से बारिश के चलते परेशान गुजरात से लेकर केरल तक आज भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश के चलते बंद है तो वहीं पर जम्मू से लेकर अमरनाथ तक यात्रा स्थगित कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने मदद के लिए 2117 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तेज धार में बह गई कार। भारी बारिश के बाद कार की जल समाधि। बारिश और बादल फटने से सड़क गायब। पहाड़ पर लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सड़क पर नाव चल रही है और पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ है। बारिश का कहर ऐसा बरपा है कि कई जगह पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ों के उखड़ने का सिलसिला जारी है। गुजरात से कश्मीर और केरल तक मानसून की मार पड़ रही है। गुजरात में शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीर साबरकांठा की है, जहां मानसून की मार पड़ी तो नदी नाले उफान पर आ गए। ईडर के डेभोल इलाके में पार्क की हुई कार पानी में बहने लगी। साबरकांठा में यह हालात पहाड़ से आने वाले पानी की तेज धार की वजह से बनी। गुजरात में पिछले हफ्ते अहमदाबाद पर मानसून की मार पड़ी थी। इस हफ्ते बारी सूरत की है, जहां 24 घंटे में 24 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत के राजहंस टेक्स पार्क इंडस्ट्रियल इलाके में भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूरत जिले के अंबिका तालुका में 24 घंटे में 611 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद तापी नदी में उफान है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है।
सूरत और इसके आसपास नवसारी, भरूच और तापी में भी 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। सूरत में तो आज भी हेवी रेन का अलर्ट है। एक रेड अलर्ट दिया गया था, तो उसके ही कारण कल सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक काफी भारी बारिश सूरत शहर और सूरत जिले के तमाम तहसील में हुई है। अगर मैं एक आंकड़ा दूं तो जो एवरेज रेनफॉल जो 31 का मतलब सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक का है वो 222 mm तक का है, यानी कि 8 इंच से ज्यादा बारिश सभी तालुका में एवरेज रेनफॉल हुआ है। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो अंबिका तालुका में 24 इंच के आसपास रेनफॉल हुआ है। सूरत सिटी में भी 5 से 6 इंच 24 घंटे में बारिश हुई है। बाकी सब तालुका में भी 5 से लेके 10-12 इंच तक 15 इंच तक बारिश हुई है। जितने भी हमारे आश्रय स्थान है वहाँ पे हम लोगों ने सारी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवाई है, और अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे बुलाई गई थी वो अभी भी हम लोगों ने तैनाती रखी। गुजरात के साथ साथ केरल में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। सड़क पर चलती नाव, लोगों के घरों में घुसे पानी और जलमग्न पेट्रोल पंप की ये तस्वीर केरल के पथानामथिट्टा की है। पथानामथिट्टा में बीते 2 दिनों में 330 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे पंबा नदी उफान पर आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें डूब गई, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चला रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 31 लोगों को रेस्क्यू किया है, और दूसरा डेस्टिनेशन भी मेल्लापल्ली है, वहाँ पे रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। हमारी टीम को जहाँ जहाँ डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिल रहा है, हम लोग वहाँ पे जो है तत्परता से काम करके आगे का काम हम लोग कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद केरल में सबसे अधिक प्रभावित पथानामथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले। इन जिलों में गांव से लेकर शहर तक जलमग्न है। पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी किनारे के साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केरल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात के बीच राज्य सरकार ने आज होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई डेट बाद में जारी होगी। इधर तिरुवनंतपुरम के पास मुथालापोझी के कोस्टल एरिया में भारी बारिश के कारण एक नाव पलट गई। इस हादसे में 2 युवक लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए कोस्ट गार्ड की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मानसून की मार मैदान से पहाड़ तक पड़ रही है। शनिवार शाम को श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और लद्दाख के जुलजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में 4 अस्थायी शेल्टर, जिसमें करीब 20 लोग रह रहे थे, वो बह गया। अचानक आई बाढ़ में एक कार बह गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मशीनों के साथ ट्रैफिक बहाल करने में जुटी हैं। शिमला में हो रही भारी बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद ओक ओवर इलाके में 2 देवदार के पेड़ गिर गए, जिससे वहां का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बड़ी हैरानगी वाली भी थी बात, और इसमें इसके साथ साथ हम सूखे पेड़ या नीचे फॉरेस्ट के अधिकारी निकाल रहे थे, वहाँ आवाज सुन के वो भी ऊपर आए कि एकदम से क्या हुआ, और बिल्कुल स्वस्थ पेड़ थे बिल्कुल। इसके साथ का सूखा पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है, और मैंने इनको अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप जो ड्राई पौधा है उसको भी, ड्राई पेड़ है उसको भी हटा दो। ओडिशा में आई भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पुरी के सांसद संबित पात्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ राहत का जायजा लिया। राज्य सरकार को तुरंत हम इसकी सूचना भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल रूम में बैठ के इन पूरे विषयों की जानकारी ले रहे हैं, और जो भी हो सके, जिस प्रकार की सुविधा हो सके, चाहे खाना पीना का हो, चाहे वस्त्रों का हो, चाहे पॉलीथीन का हो, जो घर के ऊपर डालने के लिए होता है, इन सभी की व्यवस्था त्वरित गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में भारी क्षति हुई। यहाँ के अबूझमाड़ इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर 50 घर तबाह हो गए, तो 2 बच्ची की मौत हो गई। हालात का जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने पीड़ितों का हाल जाना और राहत अभियान की समीक्षा की।
साधन है वो हैं, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने 2117 करोड़ की मदद राशि मुहैया कराई है। जिन 7 राज्यों को फंड अलॉट किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी थी। अब हिमाचल को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपए मिले। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में राहत और बचाव के लिए फंड दिया जा रहा है, जिससे कि आपदा के हालात में राहत और बचाव में देरी ना हो। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय मुक्केबाजों का जलवा देखने को मिला। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल ने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि मुक्केबाज जदुमणि सिंह, लवलीना और नरेंद्र बनवाल को सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया और उससे ज़्यादा खुशी है मेरे टीम के लिए। टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सब ने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की चैंडल रीड को हराकर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। बॉक्सिंग के पहले राउंड में 4 जजों ने अरुंधति चौधरी के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दूसरे राउंड के बाद सभी 5 जज अरुंधति के सपोर्ट में नजर आए। आखिरी राउंड में भी भारतीय मुक्केबाज ने मुकाबले की रफ्तार अपने कंट्रोल में रखी और प्रतिद्वंदियों को वापस मौका नहीं दिया। आखिरकार 5-0 के सर्वसम्मत फैसले के साथ उन्होंने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल ला दिया। वहीं अरुंधति की जीत पर कोटा के उनके घर पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। अरुंधति ने जैसे ही बॉक्सिंग का बाउट जीता, परिवार वाले झूम उठे। बहुत ज्यादा खुशी आप देख ही सकते हैं कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अजीब सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं। एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है। 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला बॉक्सर का धमाल जारी है और इसी फेरिस्त में भारत की साक्षी चौधरी ने कमाल करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की रूबी वाइट की पूरी तरह से धराशायी करते हुए 5-0 से मुकाबला जीतकर देश को गौरव बनाया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास सर्जते हुए महिलाओं के 54 किलोग्राम बेंटवेट वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में प्रीति ने दबदबा बनाते हुए कनाडा के बॉक्सर को एक तरफा अंदाज में 5-0 से शिकस्त दी। भारत के जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम फेदरवेट वेट कैटेगरी में उत्तरी आयरलैंड के माइकले वॉल्स को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। अब पुरुषों के बॉक्सिंग मुकाबले में अंकुश पंगाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अंकुश ने इंग्लैंड के बॉक्सर डिमेजी शिटू को 4-1 से हराकर भारत के लिए सोना जीता। तो वहीं पर सचिन सिवाज ने कांटे की टक्कर में गोल्डन पंच लगाया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में नामीबिया के बॉक्सर को 3-2 से हराया और दोनों मुक्केबाजों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा
प्रेशर आ गया था, तो अभी ऐसा लग रहा है बाउट जीतनी है कैसे करके। और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ में भारत के पैरा एथलीट सोमन राणा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोमन राणा ने F57 कैटेगरी में सीजन बेस्ड प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर गोला फेंका और भारत के शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के गुलवीर ने 5000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, तो वहीं गुलवीर ने 10,000 मीटर रेस में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्डन प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले हैं और भारत ने पहली बार एक ही खेल में 7 गोल्ड मेडल जीता भी है। 3 मुक्केबाजों को सिल्वर मेडल मिला है। भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10वें दिन भारत को मिले 16 पदक। भारत अब अंक तालिका में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अरेस्ट किए गए जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को लेकर बंगाल एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। अरेस्ट किए गए जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस की वर्दी पहनकर गड़बड़ी फैलाने की योजना भी बनाई गई थी। आरोपी हमीम मंडल को शुक्रवार को ईस्ट बर्धमान से अरेस्ट किया गया। पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया गया। एसटीएफ ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि जांच में हमीम मंडल के पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से कनेक्शन होने की बात भी सामने आई है। वो उनके कहने पर काम करता था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने हमीम को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मूवमेंट पर नजर रखने का काम सौंपा। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान साहिबगंज से चल रहे सोशल मीडिया हैंडल का पता चला है, जिसे अर्पिता नाम की महिला चला रही थी और वो हमीम के संपर्क में थी। एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार नाम की महिला को भी अरेस्ट किया है। लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्धमान कोर्ट में यहां पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान की देशव्यापी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद देश के युवाओं को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक करना है और युवकों को नशा मुक्त भारत के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ना है। यह अभियान 100 हफ्तों तक चलेगा और हर संडे को खेलकूद, वॉकथॉन, मेडिटेशन सेशन, नुक्कड़ नाटक और कल्चर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में बेहतर परफॉर्म करने वाले वॉलंटियर्स और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें हफ्ते में सम्मानित किया जाएगा। आज पूरे देश में 10,000 जगहों पर एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरेला कॉलोनी से एक्शन शुरू हुआ है। E1 से E5 ब्लॉक के 20 बड़े प्रतिष्ठान बीएमसी के निशाने पर हैं। अब भोपाल में रिहायशी इलाकों में बिना इजाजत के चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है और इसका विरोध भी होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भोपाल नगर निगम ने जब अरेरा कॉलोनी और बावड़िया कला समेत पूरे शहर में सीलिंग कार्रवाई शुरू की तो कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एक तरफ नगर निगम ने अब तक 1000 से अधिक कमर्शियल प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाया, तो वहीं पर दूसरी तरफ इस कार्रवाई से गुस्साए व्यापारियों ने 10 नंबर मार्केट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों के तहत हो रही है जिसमें देश के सभी राज्यों की राजधानियों को रिहायशी क्षेत्रों में अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को इस मामले में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है।